बेसल नॉर्म्स या बेसल मानक। बेसल स्विट्जरलैंड का एक खूबसूरत शहर है। वहीं पर 1988 में बेसल नॉर्म्स की शुरुआत की गई थी। बेसल नॉर्म्स एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जिसका उद्देश्य क्रेडिट या लोन रिस्क को कम करना है, साथ ही साथ आर्थिक मंदी या अप्रत्याशित नुकसान की स्थिति में बैंक को दिवालिया होने से बचाना है। चलिए अब हम लोग जानेंगे बेसल वन। बेसल वन 1988 में जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए अपने पास रखी जाने वाली मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए मानदंड पेश करना था। इसके तहत बैंकों को अपनी रिस्क वेटेड एसेट्स, जिसे RWA या जोखिम भारित संपत्ति भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके तहत बैंकों को अपनी RWA का मिनिमम 8% रखना अनिवार्य कर दिया गया, या 8% पूंजी या कैपिटल टीयर 1 और टीयर 2 दोनों से होगा। उदाहरण के तौर पर अगर बैंक के पास कुल रिस्क वेटेड एसेट या RWA 100 करोड़ रुपये है, तो बैंक के पास टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल मिलाकर 8 करोड़ रुपया होना ही चाहिए। ये बेसल वन नॉर्म्स के अनुसार है। अब हम लोग जानेंगे RWA या रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है। रिस्क वेटेड एसेट एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एसेट्स को एक जोखिम भार सौंपा जाता है। एसेट्स कैश, इन्वेस्टमेंट, लोन आदि के रूप में हो सकते हैं। अलग अलग एसेट्स में अलग अलग जोखिम जुड़ा होता है। जैसे कि कॉर्पोरेट लोन्स में जोखिम का वेट 100% होता है, जबकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 0% जोखिम होता है। ये जोखिम भार कितना होगा, इसका निर्धारण RBI करता है। मान लीजिए कोई बैंक कॉर्पोरेट लोन जिसका जोखिम भार 100% होता है के तौर पर 1 लाख रुपये लोन की राशि देता है। गवर्नमेंट बॉन्ड जिसका जोखिम भार 0% होता है के तौर पर 1 लाख रुपये लोन की राशि देता है। मोर्गेज लोन, जिसे बंधक ऋण भी कहते हैं, का जोखिम भार 50% होता है के तौर पर 1 लाख रुपये लोन की राशि देता है। होम लोन, जिसका जोखिम भार 20% होता है के तौर पे लोन की राशि 1 लाख रुपये देता है। ऐसी स्थिति में बैंक कुल मिलाकर 4 लाख रुपये आइजल लोन वितरित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में RWA कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो RWA में कॉर्पोरेट लोन्स का 1 लाख रुपया, क्यों? क्योंकि इसका जोखिम भार 100% है, मतलब 100% रकम जोखिम में दिया गया है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का 0 रुपये, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिस्क नहीं होता है। मॉर्गेज लोन का 50,000, क्योंकि मॉर्गेज लोन में 50% जोखिम भार होता है। होम लोन का 20,000 रुपया, क्यों? क्योंकि होम लोन में जोखिम का भार 20% होता है। इस तरह से RWA 1,70,000 रुपया होगा। कहने का मतलब है 4 लाख के लोन पर कुल 1,70,000 रुपये RWA हुआ। अब हम लोग टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल के बारे में जानेंगे। बैंक का कैपिटल में टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल दोनों ही होता है। टीयर 1 कैपिटल में शेयर होल्डर्स का इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का कहने का मतलब ऐसी पूंजी जो री इन्वेस्ट के लिए बचाकर रखी जाती है होता है। टीयर 1 कैपिटल बैंक का कोर कैपिटल होता है, जिसका खुलासा बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इक्विटी कैपिटल में भी किया जाता है। यह बैंक का मुख्य फंडिंग सोर्स होता है, जिसका इस्तेमाल बैंक रेगुलर बेसिस पर करता है। वहीं टीयर 2 कैपिटल बैंक का सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है और अनडिस्क्लोज रिजर्व होता है। कहने का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे नहीं दिखाया जाता। टीयर 2 कैपिटल टीयर 1 कैपिटल के तुलना में कम रिलायबल होता है, क्योंकि इसे इजीली लिक्विडेट नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब कि जब पैसे का जरूरत हो तो इजीली है सो पैसे टीयर 1 कैपिटल से लिया जा सकता है, टीयर 2 कैपिटल से नहीं। अब हम लोग बेसल 2 देखेंगे। बेसल 2 नॉर्म्स 2004 में जारी किया गया था।
यह महसूस किया गया कि जोखिम सिर्फ क्रेडिट या लोन देने से ही नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ऑपरेशनल रिस्क के अलावा इंटरेस्ट रेट्स या एक्सचेंज रेट्स के उतार चढ़ाव से भी जुड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मानक तैयार करते वक्त अलग रखी जाने वाली पूंजी के लिए मानक तैयार किया गया। कैपिटल एडिक्वेसी के तहत 8% की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसे CAR कहते हैं, बनाए रखना अनिवार्य है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या पूंजी पर्याप्तता अनुपात किसे कहते हैं अब जानेंगे। CAR को CRAR, जिसे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट भी कहते हैं। CAR बैंक का कैपिटल या पूंजी और जोखिम, जिसे RWA भी कहते हैं, का अनुपात होता है। CAR बैंक को ज्यादा जोखिम लेने तथा दिवालिया होने से बचाता है। बेसल नॉर्म्स के अनुसार CAR 8% बनाए रखना जरूरी है, जबकि RBI ने 1% अतिरिक्त अर्थात 9% भारतीय बैंकों को CAR बनाए रखना अनिवार्य किया हुआ है। CAR जानने के लिए फॉर्मूला है CAR इक्वल टू टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय RWA। RWA का मतलब रिस्क वेटेड एसेट, तो CAR के लिए क्या हो गया, टोटल कैपिटल बटा RWA। चलिए हम लोग एक साधारण उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए 100 लाख रुपए का रिस्क वेटेड एसेट है। भारतीय बैंकों के लिए CAR 9% होना जरूरी है, तो CAR इक्वल टू कैपिटल बटा RWA होता है एज ए फार्मूला। तो CAR कितना हुआ, 9%। कैपिटल क्या हुआ नहीं पता है, और RWA कितना हुआ, 100 लाख रुपए। तो इससे हमें कैपिटल कितना निकलता है, 900 लाख रुपए। कहने का मतलब यह है कि बैंक ने 100 लाख रुपए मार्केट में गलत जगह या रिस्क के तौर पर लोन दे दिया है। तो RBI के अनुसार 900 लाख रुपया बैंक को बफर के तौर पर रखना पड़ेगा, ताकि इन केस लॉस हो तो इसी रकम से बैंक डिपॉजिटर्स को पैसा लौटा सके। कहने का मतलब यह है कि बैंक के पास पैसा कहां से आता है, तो डिपॉजिटर का पैसा होता है। तो अगर किसी तरह बैंक के बिजनेस में घाटा हो जाए तो वही जो कैपिटल रखने की जरूरत है उसी से वह लौटाएगा। अब हम लोग बेसल 3 के बारे में देखेंगे। इसे 2010 में जारी किया गया था, जहां बेसल 1 मानक क्रेडिट या लोन रिस्क को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। वहीं बेसल 2 में बैंक के रिस्क और रेगुलेशन को ध्यान में रखा गया था, जबकि बेसल 3 में इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए मानक तैयार किया गया है। बेसल 3 के मुख्य सिद्धांत, बेसल 1 और बेसल 2 की तुलना में कुछ बदलाव बेसल 3 में किया गया है। सबसे पहले देखेंगे न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं। बेसल 3 में रिस्क वेटेड एसेट्स को 2% से बढ़ाकर समान इक्विटी के 4.5% कर दिया गया है। बेसल 2 मानक में यह 2% था। वहीं RBI के दिशा निर्देश के अनुसार भारतीय बैंकों को रिस्क वेटेड एसेट 4.5% की जगह 1% ज्यादा यानी 5.5% रखना अनिवार्य है। कुल टीयर 1 कैपिटल में न सिर्फ समान इक्विटी होते हैं बल्कि अन्य वित्तीय उपकरण भी होते हैं। जहां बेसल 2 में टीयर 1 कैपिटल की आवश्यकता 4% थी, उससे बढ़ा के बेसल 3 में 6% कर दी गई है। इस 6% में समान इक्विटी टीयर 1 का 4.5% तथा टीयर 1 कैपिटल का अतिरिक्त 1.5% शामिल है। हालांकि कुल न्यूनतम पूंजी आवश्यकता 8% ही बने रहेगी। देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट कितना है, 8% है। तो टीयर 1 कैपिटल 6% है, तो टीयर 2 कैपिटल कितना होगा, 2% होगा। और ये टीयर 1 कैपिटल में 4.5% RWA और 1.5% एडिशनल के तौर पे होगा। बैंक को इसके अतिरिक्त अपने पास 2.5% का कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी रखना पड़ेगा। अगर कैपिटल कंजर्वेशन बफर को भी मिला दिया जाए तो आवश्यक न्यूनतम पूंजी बढ़कर 10.5% हो जाएगा।
कैपिटल कंजर्वेशन बफर या पूंजी संरक्षण बफर या एक पूंजी बफर है जिसे समान समय में बैंकों को जमा करना पड़ता ताकि आर्थिक संकट के समय में नुकसान की भरपाई में इसका इस्तेमाल किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मान लीजिए 1 लाख रुपया बिजनेस पे लगा रहे हैं तो कुछ पैसे अपने तिजोरी में रख लेना होता है ताकि लॉस की स्थिति में जो तिजोरी में पैसा है उस बिजनेस में उसका इस्तेमाल किया जा सके। सेम यही चीज है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। अब देखेंगे लिवरेज रेशियो या लिवरेज अनुपात। लिवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है लिवरेज रेशियो इक्वल टू टियर 1 कैपिटल बटा एक्सपोजर इंटू 100। एक्सपोजर का मतलब हो गया वितरित कर्ज। बैंक को बेसल 3 नॉर्म्स के अनुसार लिवरेज अनुपात कम से कम 3% बनाए रखना जरूरी होता है। आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि टियर 1 कैपिटल 5 करोड़ है तथा एक्सपोजर कहने का मतलब कर्ज वितरित जो किए गए हैं वे 100 करोड़ है। तो लिवरेज रेशियो क्या होगा 5/100 इंटू 100 मतलब 5%। पूंजी का स्तर मतलब टियर 1 कैपिटल समान रखते हुए लिवरेज रेशियो को घटाने के लिए बैंक को अधिक कर्ज बांटना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर लिवरेज रेशियो को घटाना है मतलब 5% से कम करना है तो बैंक को अधिक कर्ज बांटना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर हम लोग लिवरेज रेशियो घटाकर 3% करना चाहते हैं तो एक्सपोजर बढ़ा के 167 करोड़ करना पड़ेगा। देखिए लिवरेज इक्वल टू 5/167 इंटू 100 अगर करते हैं तो 3% आ जाता है। लिवरेज रेशियो एक सीमा से अधिक होने का मतलब है कि बैंक ने कुछ ज्यादा ही कर्ज बांट दिया है। यही वजह है कि बैंकों को हर तिमाही लिवरेज रेशियो की जानकारी आरबीआई को देना अनिवार्य किया गया है। आरबीआई ने भारतीय बैंकों को ढील देते हुए लिवरेज रेशियो 4.5% से घटाकर महत्वपूर्ण बैंकों के लिए 4% कर दिया है और अन्य बैंकों के लिए 3.5% कर दिया। तो अब लिवरेज रेशियो घट गया है तो इसका फायदा बैंकों को मिलेगा और बैंक ज्यादा कर्ज दे सकेंगे। टियर 1 कैपिटल से किसी भी बैंक के वित्तीय क्षमता का पता चलता है। टियर 1 कैपिटल ऐसी संपत्ति होती है जिसे जरूरत पड़ने पर नकदी में बदला जा सकता है। यही वजह है कि बैंक अपने जोखिम भरे लेन देन के समय में टियर 1 कैपिटल को रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके और लिवरेज रेशियो के द्वारा ही टियर 1 कैपिटल पर निगरानी रखा जाता है। अब आता है काउंटर साइक्लिकल बफर। यह बफर 0% से 2.5% के बीच में होता है। जब बैंक ज्यादा कर्ज बांटता है तो बफर बढ़ जाता है। कहने का मतलब अगर कोई बैंक जरूरत से ज्यादा पूंजी बांटेगा तो उसे ज्यादा बफर के रूप में रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई बैंक 1000 करोड़ बांट रहा है तो उसे 2.5 के अनुसार अपने तिजोरी में पैसे एज ए बफर रखना पड़ेगा। ऐसे में ज्यादा पूंजी रखना पड़ता है। जरूरत से ज्यादा कर्ज देने की स्थिति में बफर बैंकिंग गतिविधि को धीमा कर देता है। अगर कोई बैंक एक लिमिट से ज्यादा पैसा मार्केट में बांट देता है तो ये बफर धीमा कैसे करता है कि इसमें है सो परसेंटेज बढ़ जाता है। वहीं बुरे समय में बफर घट जाता है। कहने का मतलब बुरे समय में बैंक को कम पैसे रखने की जरूरत पड़ती है और बैंक के उधार देने की क्षमता में बढ़ावा होता है। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक भली भांति समझ में आया होगा। थैंक यू।